गुटखा, मावा, पान, नस्वार। मैं अभी बता रही थी कि कल मैं मोची के पास गई, मुझे कुछ अपना ठीक करवाने थे जूते, तो मैंने देखा ये मोची की दुकान है और इतनी नस्वार वहाँ पड़ी हुई पैकेट्स में। अब मैंने, क्योंकि नोइंग माई सेल्फ कि मैं तो नहीं हो सकती, तो मैंने कहा बात सुने लाला, ये यहाँ पे नस्वार क्यों रखी है? उसने कहा भाई लोग ख़रीदता है, मैं भी खाता है। अब आप देखें, जब ये ट्रक ड्राइवर्स जो होते हैं ये नस्वार के बगैर गाड़ी ही नहीं चला सकते, एक्सीडेंट्स होते हैं इनकी वजह से। तो नस्वार, मावा, गुटखा इज़ ऑल्सो वेरी डेंजरस। डॉक्टर साहब उसको कैसे हम रोकें? बिल्कुल आप सही कह रही है, इट्स मच मोर डेंजरस देन अदर ड्रग्स जो रडार के अंदर तो है ना। सुबह सुबह यहाँ मावा और गुटखा डल जाता है। बिल्कुल, अभी बात कर रहे थे कि जो ड्रग डिटॉक्स के लिए आते हैं या रिहैब के लिए आते हैं, वो उनमें अल्सर्स, माउथ अल्सर्स वगैरह, असल में ये बहुत कॉमन है। जो गुटखा लेते हैं, नस्वार लेते हैं और जो इस तरह के दूसरे मावा, गुटखा, नस्वार वगैरह लेते हैं, उनकी इनर लाइनिंग पिंक से वाइट हो जाती है, उसके बाद ब्लिस्टर्स होते हैं, उसके बाद अल्सर्स हो जाते हैं और ये बहुत कॉमन है, जिसे हम ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं। तो ये जो है ना, एक तो और फिर इसके साथ जितने ओरल कैंसर्स हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं पाकिस्तान में, उसका हिसाब ही नहीं है। और इसकी डिपेंडेंसी और एडिक्शन जो है ना वो डिफरेंट लेवल पर है, अंडर रिपोर्टेड है और इस पे एजुकेशन पे काम नहीं हो रहा बिल्कुल। और मेरे ख्याल में इसका तो ट्रीटमेंट हो ही नहीं रहा। अच्छा, तकरीबन देखा जाए तो एक और एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। हम स्क्रीनिंग क्वेश्चनियर्स कराते हैं जिसमें मंशियात का लिखा होता है कि आप कोई मंशियात तो नहीं ले रहे, कोई नशा तो नहीं करते। कभी भी मैंने इवन चर्स वो समझते हैं, नस्वार, गुटखा, मावा, तंबाकू, इनको तो वो नशा समझते ही नहीं समझते। चर्च को तो वो समझते हैं ये दवाई है। कुछ लोग तो हैश का जो कंजम्पशन है वो इसलिए करते हैं कि उनको लगता है अर्थराइटिस के लिए ये बहुत अच्छा है। क्या ये सच है डॉक्टर साहब? देखिए, पेन मैनेजमेंट के लिए कई जगह पे अब लाइसेंस्ड हो रहा है कैनबिस यूज़। ऑस्ट्रेलिया में भी है, अमेरिका में भी है, इवन मेरे कोलीग्स हैं जो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं इस वक्त कैनबिस। लेकिन दैट इज़ रियली अंडर बहुत मेजर रेगुलेशंस के अंदर, इन अ स्मॉल क्वांटिटी, व्हेन द पेन इज़ सो सीवियर कि इतना ज़्यादा है दर्द कि दूसरी दवाइयों से मैनेज नहीं हो पा रहा। तो मसला है कि यहाँ तो इजी अवेलेबिलिटी है, प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, तो फिर यहाँ पे मिसयूज़ हो रहा है। खालिद साहब मुझे ये बताएं कि रिहैब में जब बच्चा या कोई भी खातून आ जाती है, ज़्यादातर रेशो क्या है? बच्चे लड़कों का है? ज़्यादातर लड़कों का है। अच्छा। और लेडीज़ भी है। लेडीज़ भी हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जी रिहैब में वो आ गए, अब जब विड्रॉल्स हो रहे हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि एक विड्रॉल होने में डॉक्टर का एक जो साथ टीम है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, तो क्या उनकी भी ट्रेनिंग होती है? आपके पास ट्रेन स्टाफ है पूरा? हमारे पास बिल्कुल स्टाफ है और वो मैंने तो एक यूनिक तरीके से ये इलाज कर रहा हूँ कि मैं जो ये इसमें से ठीक हो जाते हैं ना, उन्हीं के ज़रिए इलाज शुरू आपने बताया। बिल्कुल सही। तो अब वो जो रिकवरी होते हैं, जो ठीक हो जाते हैं, तो वो अगर अपनी दुनिया में जाते हैं तो वहाँ पर वो रिलैप्स हो दोबारा लग जाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो हमारे सेंटर में ही रहते हैं। मैं जो ये फ्री ऑफ कॉस्ट या इस कम कीमत पे कर रहा हूँ, तो उसकी वजह यही है कि मेरे पास ये लोग मेरा साथ देते हैं। मेरे पास देखें, जब वो डिटॉक्स में होता है, वो उसको तोड़ होती है, तो ये लोग ही उनके ऊपर ड्यूटी देते हैं। हर 2-2 घंटे के बाद आदमी चेंज होता है, तो 2 घंटे मुस्तकिल वो उनको पता है कि ये किसी को भागने की कोशिश करेगा। बहुत से ने तो ऐसा भी किया है, मेरा एक रिहैब सेंटर है कि मैंने वैसे तो हम पैक रखते हैं, बंद रखते हैं, लेकिन मैंने तरस खाकर मैंने बोला ये अंदर बंद रहते हैं, तो चलो इनको थोड़ा सा जो है ना छत के ऊपर ले जाके आज खाना यहाँ खिला दूँ, इनको धूप भी लगेगी, अच्छे हो जाएंगे। तो जब मैंने वहाँ पर उनको रखा, दूसरी मंजिल थी, बल्कि वो तीसरी मंजिल हो गई थी। दूसरी मंजिल पे तो हमारा रिहैब था और तीसरी मंजिल पे वो छत पे मैंने उनको जब बिठाया तो सारे बैठे हुए खाना खा रहे हैं, हमारे लड़के खड़े हुए चारों तरफ कि ताकि कोई करता है, मुझे पता है यहाँ से कोई ना कोई भागने की कोशिश करता है। अब हम बैठे हुए थे, जो वो खाना खा रहा है, तो उसने प्लेट उठाई, खाली हो गई थी उसकी, उसने प्लेट उठाई और उठा कर बस सीधा भागा और है ना छत से छलांग लगा दी। अब जब छत से छलांग लगा दी तो पकड़ने वाले ने पकड़ा भी तो उसके हाथ में कमीज़ ही फट गई और कमीज़ आ गई उसके हाथ में, वो नीचे गिर गया। आप यकीन करें कि वो कोमे में चला गया और मैं बड़ी मुश्किलों से मैंने उसको संभाला कि मैं क्या बताऊं कि ज़िंदगी उसकी बच गई। तो ये इस तरीके से करते हैं। एक वाक़या ऐसा है कि जैसे नीचे का सेंटर है,
तो नमाज पढ़ा रहे थे, इमाम साहब आगे खड़े, पीछे ये सफ़े बिछी हुई है। एक ने ना जैसे सीधे में गए, उसने वहीं से उठा और सामने दीवार थी, दीवार से छलांग लगाई, तो वो तकरीबन 15-20 फुट की थी, वहाँ से गिरा, उसकी टांग टूट गई। तो ये इस हालत में ऐसे करते हैं। तो हम इनको डिटॉक्स जब होता है इनका उसमें वार्ड में होते हैं तो इनको खोलते ही नहीं है। सही। अच्छा, एक बिस्मिल्लाह, मुझे बताएं कि कब कुछ पेरेंट्स भी होते हैं, कुछ फैमिलीज़ भी होती हैं डॉक्टर साहब, वो नहीं चाहते कि बच्चे रिहैब जाएं और वो किसी तरह साइकोलॉजिकली उनको ठीक किया जाए। अब व्हाट आर द एरियाज़ जो आप हाईलाइट करते हो या उनको जाके टारगेट करते हो कि ये पॉइंट्स हैं, ये इनको हमने छेड़ना है? बिल्कुल, ट्रिगरिंग पॉइंट्स, Triggering रूट points, कॉज, कहाँ से शुरू हो रहा है मसला। अगर तो उसका कोई इमोशनल चाइल्डहुड ट्रॉमा है तो हम उसके ऊपर पूरी उसकी हिस्ट्री लेके एंड देन वी विल मेक अ प्लान। ज़्यादातर हमने ये देखा है जब इमोशनल वर्क स्टार्ट होता है, इमोशनल वर्क में एंगर, सैडनेस, फियर, गिल्ट, बिट्रेयल, एंजाइटी, इनके ऊपर रिप्रेस्ड इमोशंस होते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारी आदत है ना कि हमने तो हमेशा रिप्रेस करने, हमें तो उसको प्रोसेस करना नहीं आता। तो रिप्रेस्ड इमोशंस पे हम काम करते हैं। इसके साथ कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम एक इंसान के होते हैं जो उसने लिमिटिंग बिलीफ्स, आप उनको कह दो मैं ये कर नहीं सकता, हो नहीं सकता, ये सारी चीज़ें उसके अंदर बहुत पहले से आ रही होती हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ता है, स्ट्रेस की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। इसके ऊपर काम होता है। इसके बाद हम स्ट्रैटेजीज के ऊपर काम करते हैं। अच्छा, स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं कि आपने अब उसका इलाज, जैसे सर के पास, डॉक्टर साहब के पास लोग गए, मेडिकल हुआ सारा, रिहैबिलिटेशन में गए, वो हो गया। उसके बाद जब ये बच्चा बाहर निकलता है, बाहर निकलेगा, लोग उसके बाद का काम ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद का काम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे को स्टिग्मेटाइज कर दिया, लेबल कर दिया गया कि ये तो नशा ही आ गया। या दूसरी चीज़ ये होती है ताने देना। दूसरी चीज़ ये होती है कि उसने जाना तो उसी गैदरिंग में, आई नो, उन्हीं लोगों के साथ, उन्हीं दोस्तों के साथ। तो जब बच्चे, और ये होता क्यों है? ये होता इसलिए कि जब आपके गोल्स नहीं डिफाइन होते कि आगे ज़िंदगी में निकल के आपने करना क्या है, किस राह पे आपने मुड़ना है, तो हम इन स्ट्रैटेजीज पे काम करते हैं ताकि वो निकले इमोशनल क्लीन अप वर्क के बाद आगे ज़िंदगी को बेहतर तरीके से एग्जैक्टली। और ये प्रैक्टिस रखनी चाहिए। जो रिलैप्स होता है, जो आपने अभी बात की, बहुत अच्छी की। एक तो हम तानों की तरफ चले जाते हैं और हम कोशिश ही नहीं करना चाहते कि हमारा वो इंसान ठीक हो। हम उसको उन चीज़ों से जानबूझ के और रोकते हैं और उसके मुंह पे कह देते हैं ये करेगा तो देखना दोबारा हो जाएगा। अब उसके माइंड में वो बात बैठ गई, फिर वो रिबेलियस होगा और वो करेगा। आपने एक बात बताई कि बच्चे बाहर जाते हैं तो उनको घर वाले ताने देना शुरू हो जाते हैं। हाँ, जैसे जब हम इनको ठीक करके भेज देते हैं इनके घर पे, तो वहाँ पर घर के माहौल का भी एक कसूर है, घर के वालिदैन का भी एक वो है कि वो उनको ठीक कैसे रखेंगे। तो इसके लिए हमारा सेशन होता है, फैमिली को भी हम बुलाते हैं, तो उनको ये समझाते हैं कि भाई जब ये वापस आ जाए घर पे तो आपने इनको ताने नहीं देने। इस बात के बारे में बात ही ना करें। नहीं, बात भले करें, लेकिन है ना, उनको ये ना कहें कि ना तूने नशा किया है, आज तू ऐसा क्यों लग रहा है। तो वो देखें, कोई बीमार भी हो जाता है, कोई सुस्त भी हो जाता है। तो एक ऐसे ही बच्चे ने एक मेरे पास आया और दोबारा आ गया था, तो मैंने उससे पूछा कि भाई दोबारा कैसे लग गया। तो उसने बोला मैंने नशा नहीं किया था और ना मेरे पास जॉब नहीं थी, मैं जॉब के लिए निकला तो एक दिन में ये ताने मिलते रहते, तुम काम नहीं करते, इस तरह की चीज़ें थी, फैमिली डिस्टर्ब करती थी मुझे। तो मैं जब गया तो वापस आया तो मेरी आंखें लाल हो रही थी कि धूप में और उसमें, और नौकरी भी नहीं मिली थी। कुछ लोगों को ये भी प्रॉब्लम होती है कि वो नहा के निकलते हैं तो उनकी आंखें रेड हो जाती हैं। जी, तो अब उसको वो कह रही हैं, उसके वालिद ने उसको कहा कि ना तू क्या आज नशा करके आया? तो उस पर उसने कहा कि नहीं, मैंने नशा नहीं किया। बोला तेरी आंखें लग रही हैं और तूने मुझे लगता है तूने दोबारा किया। हालांकि देखो कंफर्म नहीं है, लेकिन अब ये फैमिली का कसूर हो गया। अब उस बच्चे ने बोला कि मैंने किया नहीं था, कि उसने बताया कि मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मैंने किया नहीं था। फिर मैंने इस बात पे किया कि ठीक है, मैं करने जा रहा हूँ, बद से बदनाम हो रहा हूँ तो मैं करूँगा, मैं करने जा रहा हूँ। वो करके फिर आया भी, तो बोले इस वजह से दोबारा लग गया। हाँ, इस वजह से वो दोबारा। तो यानी कि जब रिहैब से बाहर निकले पेशेंट तो उसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत है और कंपैशन की बिल्कुल ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन यहाँ नहीं की जाती, यहाँ तानेबाजी। और अच्छा, एक और चीज़ होती है इंजेक्शन, वो भी एक नशा है कहते हैं, वो भी आपको, उसका क्या, उसको कैसे ख़त्म किया जाता है? उसका भी इलाज तो यही है,
बस वो जब हमारे पास आता है तो हम उसको वो इन चीज़ों से हम दूर करते हैं उनको। मैं तो ज़्यादातर काउंसलिंग करता हूँ इनकी। काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो बल्कि इनको रुला देता हूँ, ये सारे रोते हैं। मसलन कैसे? मसलन ऐसे कि मैं उनको बताता हूँ कि जब तो आप मतलब आपकी काउंसलिंग का वे ऐसा है कि बच्चे को आप रुला देता हूँ ताकि उसका जितना भी अंदर है वो वेंट आउट हो जाए। नहीं, वो शर्मिंदा होता है, उसको मैं याद दिलाता हूँ तूने माँ के साथ क्या किया, तूने माँ की चीज़ चोरी की और फिर जाके नशा किया, फिर तू आ रहा है तो तू अपनी माँ को नहीं पहचान रहा, तू अपने माँ बाप को नहीं पहचान रहा, तुझे सिर्फ नशा चाहिए। तो वो ये फिर ये सोचते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि ना वाकई हमने तो किया है। मैं इनसे पूछता हूँ कौन सी मैं इनको ऐसा इमोशनल कर देता हूँ कि ये हो सकता है एक बच्चा मैं साथ भी लाया हूँ, वो सारी चीज़ें अभी उसने उनको भी हम यहाँ बुलाएंगे मेरी जो चीज़ें victims देखी हैं, हैं। जी। तो मैं उनसे पूछता हूँ किसकी माँ खुश है, तो पहले तो मेरे सामने सब है ना हाथ खड़ा कर देते थे, हमारी माँ खुश है। तो मैं कहता चलो एक आदमी खड़ा होकर बताए कैसे खुश है, तो वो कहता था मेरी माँ मुझे खाना देती है, ये देती है। मैंने तूने कभी माँ की बात मानी कि नशा छोड़ दे? बोला हाँ ये नहीं किया। तो मैंने फिर माँ नाराज़ तेरे से। तो फिर मैंने बोला अब बताओ दूसरा कौन सा है, तो किसी ने हाथ नहीं उठाया। मतलब कोई भी वो ये बोले कि माँ मेरे से खुश है तो मैं नहीं मानता। तो सब कहते हैं हाँ माँ नहीं खुश है, माँ तो कहती है कि भाई तू नशा छोड़ दे, तो वो नशा हमसे छूटता नहीं सही। और हम इस तरह डॉक्टर तंग साहब